हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है भ्रूण का परिवर्धन। पीछे हमने कल बात की थी कि भी भ्रूण पोष के निर्माण की और जो द्विनिषेचन है उस घटना की। तो आज हम पढ़ेंगे भ्रूण का परिवर्धन। तो भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, तो भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया था हेनस्टीन ने, जो किया था क्रूसीफेरी कुल के द्विबीजपत्री पादप के अंदर। और वो पादप कौन सा था? कैप्सेला ब्रसा पेस्टोरिस। कैप्सेला ब्रसा पेस्टोरिस के अंदर क्या किया था इसने? भ्रूण का जो परिवर्धन होता है उसका सर्वप्रथम अध्ययन किया था। अब हम बात करते हैं अभी भ्रूण का जो परिवर्धन है वो किस प्रकार से होता है। तो कल हमने पढ़ा था कि भी जो दो नर युग्मक जो भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करते हैं उनमें से एक नर युग्मक तो किसके साथ मिल जाता है? अंड कोशिका के साथ, और एक नर युग्मक मिल जाता है द्वितीय केंद्रक के साथ। अंड कोशिका के साथ जो केंद्रक मिलता है, मतलब हमने कल बात की थी अपना भ्रूण कोश था, ये अपनी क्या थी नीचे प्रतिमुखी कोशिकाएं, ठीक है भाई। ऊपर क्या था अपना अंड समुच्चय। तो यहाँ पर प्रागनलिका प्रवेश करी और प्रागनलिका प्रवेश करने से दो नर युग्मक यहाँ पर क्या हुए? मुक्त हुए। इनमें से एक नर युग्मक तो किसके साथ मिल गया था? अंड कोशिका के साथ, और एक नर युग्मक कहाँ चल गया था? द्वितीय केंद्रक के साथ। तो द्वितीय केंद्रक के साथ मिलने के बाद में इसने किसका निर्माण किया? भ्रूण पोष मात्र कोशिका का, जिसने आगे चलकर क्या बनाया? भ्रूण पोष मात्र कोशिका। आगे चलकर इसने क्या बनाया? भ्रूण पोष बनाया, जो भ्रूण को क्या देगा? अब पोषण प्रदान करेगा। और एक जो दूसरा जो नर युग्मक, पहला जो नर युग्मक था वो किसके साथ मिला? अंड कोशिका के साथ। और यहाँ पर युग्मक संलयन के दौरान किसका निर्माण हुआ? युग्मनज का निर्माण हुआ, ठीक है। अब ये युग्मनज आगे चलकर भ्रूण में किस प्रकार से परिवर्तित होता है इसका हम अब क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर अपना क्या बन चुका है? नर युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण हो चुका है, ठीक है भाई। सहायक कोशिकाएं यहाँ पर क्या हो जाती है? धीरे धीरे समय के साथ नष्ट हो जाती है। बचा कौन? अपना युग्मनज। युग्मनज आगे चलकर भ्रूण का निर्माण इसमें किस प्रकार से पड़ता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो अब मान लीजिए अपना क्या है? ये द्विगुणित युग्मनज है। ये अपना क्या है? युग्मनज। युग्मनज के अंदर क्या होता है? पहले एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। युग्मनज के अंदर पहले क्या होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा। और अनुप्रस्थ विभाजन होने के कारण ये जो युग्मनज है वो कितनी कोशिकाओं के अंदर बढ़ जाता है? डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं दो कोशिकाओं के अंदर ये क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। नीचे की जो कोशिका है वो कहलाती है आधारीय कोशिका, और जो ऊपर की जो कोशिका है वो कहलाती है शीर्षस्थ कोशिका। आधारीय कोशिका बनती है बीजांड द्वार की तरफ। कहाँ की तरफ बनती है? बीजांड द्वार की तरफ। जो आपका बीजांड होता है उसकी तरफ क्या बनती है? आधारीय कोशिका बनती है। और जो शीर्षस्थ कोशिका होती है, या शीर्षस्थ कोशिका को आप क्या कह सकते हो? भ्रूणीय कोशिका भी कह सकते हो। ये बनती है आपके निभाग की तरफ। ये कहाँ की तरफ बनेगी? निभाग की तरफ बनेगी। तो पहले जो युग्मनज है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, और अनुप्रस्थ विभाजन होने से ये कितनी कोशिकाओं में बट गया? दो कोशिकाओं में, आधारीय कोशिका व शीर्षस्थ कोशिका में बट गया। अब नेक्स्ट जो आधारीय कोशिका व शीर्षस्थ कोशिका, इन दोनों के अंदर शीर्षस्थ कोशिका में तो पहले क्या होगा? लंबवत विभाजन होगा। शीर्षस्थ कोशिका में क्या होगा? लंबवत विभाजन होगा। और लंबवत विभाजन होने से दो क्या बनेगी? इसके अंदर लंबी कोशिकाएं बनेगी, जो देखिए आप पार्श्व में स्थित है एक दूसरे के। दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। और नीचे की तरफ इसी समय क्या होता है? नीलदम जो आधारीय कोशिका होती है उसके अंदर भी क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। और इसके अंदर क्या बनती है? अनेक कोशिकाओं का इसके अंदर नीचे की तरफ क्या होता है? निर्माण होता है। तो ध्यान रखिए, शीर्षस्थ कोशिका में कैसा विभाजन हुआ? अनुदैर्ध्य, मतलब लंबवत विभाजन हुआ। इस प्रकार से लंबवत विभाजन होने से जो अपनी भ्रूणीय या जो शीर्षस्थ कोशिका थी वो कितने भागों में बट गई? दो भागों के अंदर। और नीचे इसी समय साथ साथ में किसके अंदर विभाजन होता है? आधारीय कोशिका में। और इसके अंदर किसका निर्माण होता है? निलंबक का निर्माण होता है। इसमें कौन सा विभाजन होगा? अनुप्रस्थ विभाजन से। अब जो अपना द्विकोशिकीय जो भ्रूणीय या शीर्षस्थ जो कोशिका है उसके अंदर क्या होता है? एक लंबवत विभाजन और होता है। और एक लंबवत विभाजन और होने से इसके अंदर क्या होता है? चतुष्टांशक का क्या होता है? निर्माण होता है। मतलब इसके अंदर चार कोशिकाएं बन जाती है। देखिए, एक दो कोशिकाएं आपको कहाँ दिख रही है? आगे की तरफ। और दो कोशिकाएं इसके क्या है? पीछे की तरफ स्थित है। तो इसके अंदर चतुष्टांशकों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अब ये संरचना क्या कहलाती है? चतुष्टांशक कहलाती है। मतलब द्विकोशिकीय में फिर एक बार क्या हुआ?
विभाजन हुआ और विभाजन होने से कितनी कोशिकाओं में बट गया, 4 कोशिकाओं में। तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं, चतुष्टांशक कहते हैं। और नीचे की तरफ जो अपनी जो आधारीय कोशिका होती है उसके अंदर निरंतर क्या होते रहते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन होते रहते हैं। और अनुप्रस्थ विभाजनों के द्वारा इसके अंदर किसका निर्माण होता रहता है, निलंबक का निर्माण होता रहता है। अब ये जो निलंबक होता है आधारीय कोशिका से जो बना है निलंबक, ये क्या कार्य करता है, जो भ्रूण बनता है उसको भ्रूण पोष के अंदर दसाने का कार्य करता है। आगे हम पढ़ेंगे भी किस प्रकार से इसका कार्य होता है। तो ये क्या होता है, निलंबक बनाता है। अब आगे चलते हैं, जो चतुष्टांशक होता है, इस चतुष्टांशक की चारों कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। और अनुप्रस्थ विभाजन होने से ये जो चतुष्टांशक है वो किस में बदल जाएगा, अष्टांशक में बदल जाएगा। इस प्रकार से देखिए, चतुष्टांशक था, लंबवत विभाजन के द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। अब इस चतुष्टांशक में पूरे में क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा। और अनुप्रस्थ विभाजन से इसके अंदर 8 कोशिकाओं का निर्माण होगा। जैसे डायग्राम में आपको दिख रही है, 4 कोशिकाएं तो कहाँ की तरफ है, आगे की तरफ, और 4 कोशिकाएं इसके क्या है, पीछे की तरफ स्थित है। तो किसका निर्माण हो गया, अष्टांशक का निर्माण हो गया। वही जो अपना निलंबक था उसके अंदर निरंतर क्या होता रहता है, विभाजन चलता रहता है। किसके साथ साथ, जो अपनी भ्रूणीय कोशिका होती है उसके साथ साथ निलंबक के अंदर भी विभाजन क्या रहता है, जारी रहता है। तो ये अपनी क्या करता रहता है, 8 से 10 कोशिकाओं लंबा क्या बना लेता है, निलंबक बना लेता है। या एक तंतुनुमा आपको एक संरचना दिखाई देगी, बहुत सारी कोशिकाएं व्यवस्थित होकर, इसे हम कहते हैं निलंबक। अब ये चतुष्टांशक में कैसा विभाजन हुआ, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ विभाजन होने से जो चतुष्टांशक वो किस में बदल गया, अष्टांशक, मतलब 8 कोशिकाओं में बदल गया। 4 ये आपको आगे दिख रही है, 4 इसके क्या है, पीछे की तरफ स्थित है। अब जो अपना जो अष्टांशक होता है, इस अष्टांशक की प्रत्येक कोशिका के अंदर फिर क्या होता है, एक और अनुप्रस्थ विभाजन होता है। और परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन एक प्रकार से क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन ही होता है। तो इसके अंदर परिणत विभाजन के द्वारा ये जो अष्टांशक है वो किस में बदल जाएगा, 16 कोशिकाओं के एक समूह में बदल जाता है। 16 कोशिकाओं के एक समूह में बदल जाता है। जैसे 8 बाह्य कोशिकाओं का स्तर होता है इसके अंदर, और 8 इसके अंदर क्या होता है, आंतरिक कोशिकाओं का स्तर होता है। देखिए बाहर की तरफ, आपको अंदर की तरफ देखिए, आपको 4 कोशिकाएं दिखाई दे रही है, 4 इसके क्या है, पीछे की तरफ है। तो 8 तो क्या हो गई अंदर की तरफ, और 8 कोशिकाएं कहाँ बन जाएंगी, बाहर की तरफ। देखिए 1 2 3 4, ये 4 कोशिकाएं, इस 4 कोशिकाओं के पीछे की तरफ क्या है, और 4 कोशिकाएं हैं। तो 8 कोशिकीय बाह्य स्तर का निर्माण होता है, और 8 कोशिकीय आंतरिक स्तर का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब 8 कोशिकाएं तो कहाँ की तरफ स्थित है, बाहर की तरफ स्थित है, परिधि की तरफ, और 8 कोशिकाएं क्या है, अंदर की तरफ स्थित है। तो 8 कोशिकाएं का जो बाह्य कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं बाह्य त्वचाजन। इसे हम क्या कहते हैं, बाह्य त्वचाजन, या इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डर्मेटोजन। अब ये जो बाह्य त्वचाजन होता है ये आगे चलकर भ्रूण की क्या करता है, बाह्य त्वचा का निर्माण करता है। मतलब टोटल ये जो संरचना है वो कितनी कोशिकीय हो गई, 16 कोशिकीय संरचना का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है। जिसमें जो 8 कोशिकाएं बाहरी होती है वो बाह्य त्वचाजन का या डर्मेटोजन का निर्माण करती है, और ये जो बाह्य त्वचाजन या डर्मेटोजन है वो आगे चलकर किसका निर्माण करता है, भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करता है। नेक्स्ट, जो 8 कोशिकीय जो आंतरिक कोशिकाओं का समूह होता है ये क्या करता है भी, बीज पत्राधार का क्या करता है, निर्माण करता है। और वो आगे चलकर बीज पत्राधार इसके भ्रूण के भ्रण विभजोतकों व प्राक एघा तंत्र का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है भी, ये 8 कोशिकीय क्या है, आंतरिक कोशिकाओं का समूह जो आगे चलकर किसका निर्माण करता है, बीज पत्राधार। ठीक है भी, इससे आगे चलकर बीज पत्राधार से आगे चलकर क्या बनेंगे, जो प्राक एघा तंत्र व भ्रण विभजोतकों या भ्रण उत्तकों का इसके अंदर क्या होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अपना जो निलंबक होता है, देखिए हमने बात की आधारीय कोशिका किसका निर्माण कर रही है, निलंबक का निर्माण कर रही है। इस निलंबक के द्वारा भ्रूण की तरफ स्थित, मतलब भ्रूणीय कोशिकाओं की तरफ स्थित ये अपना जो ऊपर जो समूह है, जो 16 कोशिकीय जो समूह है वो क्या है, भ्रूणीय कोशिकाओं से बना हुआ है। तो भ्रूणीय कोशिकाओं की तरफ निलंबक की जो शीर्षस्थ कोशिका होती है, मतलब ये निलंबक और अपना नीचे की तरफ इसके अंदर और कोशिकाएं हैं इस प्रकार से। तो निलंबक की शीर्षस्थ कोशिका किसकी तरफ स्थित है, भ्रूण की तरफ स्थित। इस कोशिका को हम क्या कहते हैं, अधस्फीतिका कहते हैं, या इसे हम कहते हैं हाइपोफाइसिस।
ये जो कोशिका आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी अपनी अधस्फीतिका या हाइपोफाइसिस। ये जो अधस्फीतिका या जो हाइपोफाइसिस है वो आगे चलकर मूल के अंदर मूल शीर्ष का निर्माण करती है। अधस्फीतिका किसका निर्माण करती है, या इसे कह दिए हाइपोफाइसिस। ये किसका निर्माण करेगी, मूल के मूल शीर्ष का। ठीक है, मूल की संरचना आप पढ़ेंगे आगे तो उसके अंदर बात करें मूल की मूल शीर्ष का ये क्या करती है, निर्माण करती है अधस्फीतिका। अब बात करते हैं कि जो ये 16 कोशिकीय जो समूह होता है इसके अंदर निरंतर क्या होते रहते हैं, विभाजन होते रहते हैं और निरंतर विभाजनों के द्वारा अपना क्या बन जाता है, परागभ्रूण बन जाता है। अंदर की तरफ जो कोशिकाओं का जो समूह दिखाई दे रहा है ये क्या है, अपना पराग भ्रूण, मतलब भ्रूण यहाँ पर बनना क्या हो जाता है, परिपक्व होना प्रारंभ हो जाता है। और ये जो बाह्य कोशिकाओं का समूह है ये क्या कहलाता है, अपना डर्मेटोजन कहलाता है, जो भ्रूण की बाह्य त्वचा का क्या करता रहता है, निरंतर निर्माण करता रहता है। और नीचे की तरफ अपनी क्या है, ये अधस्फीतिक कोशिका या हाइपोफाइसिस कोशिकाएं, इसके अंदर भी विभाजन क्या होता है, प्रारंभ होता है। वह नीचे की तरफ जो निलंबक है या सस्पेंसर जिसे हम कहते हैं उसका भी निर्माण क्या रहता है, जारी रहता है। अब जो आपको गोलाकार भ्रूणीय कोशिकाओं का जो समूह दिखाई दे रहा है ये गोलाकार भ्रूणीय कोशिकाओं का समूह धीरे धीरे एक हृदयाकार शेप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। हृदयाकार शेप में क्या होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। डायग्राम में आप देख रहे हैं ये एक हृदयाकार शेप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और हृदयाकार शेप में परिवर्तन होने से इसमें किसका निर्माण होता है, डर्मेटोजन का, पेरिबेलम का, प्लीरोम का, व निलंबक, मूलांकुर भाग व बीज पत्राधार। मतलब आंतरिक जो कोशिकाओं का समूह वो क्या कहला रहा है, अपना बीज पत्राधार। और ऊपर की तरफ क्या बन रहा है, पेरिबेलम, और अंदर की तरफ क्या बन रहा है, प्लीरोम। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो भाग है इसके अंदर जो खांच है वो खांच क्या होती जाती है, अंदर की तरफ गहरी होती जाती है। इस प्रकार से ये खांच अंदर की तरफ क्या होती जाती है, गहरी होती जाती है। और खांच गहरी होने के कारण ये जो संरचना है वो आपको इस प्रकार की दिखाई देगी कुछ समय बाद। तो इस समय क्या होता है, ये इस प्रकार से क्या हो जाता है, इस शेप के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसके अंदर कोशिकाएं हमने दिखाई नहीं है, तो ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं स्थित होती है। इस प्रकार से अगर आप बनाना चाहो तो ये क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं इसके अंदर क्या होती है, स्थित होती है। और ये जो संरचना हृदयाकार जो संरचना होती है इसके अंदर वही जो नीचे का जो भाग है वो अपना मूलांकुर भाग है। हमने बात की थी 8 कोशिकीय आंतरिक कोशिकाओं का समूह वो किस में बदल जाता है, बीज पत्राधार के अंदर बदल जाता है, जो आगे चलकर इसका क्या बनाता है, परागकेधा तंत्र व भरण विभजोतक। ऊपर की तरफ अब हम बात करेंगे नीचे की तरफ तो कौन सा भाग विकसित हो रहा है, मूलांकुर भाग, प्लीरोम जिससे मूलांकुर भाग बनेगा, पेरिबेलम जिससे ऊपर की तरफ किसका निर्माण होगा, परांकुर भाग का निर्माण होगा। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो संरचना है ये जो खांच गहरी होती जाएगी तो गहरी होने के कारण इसके अंदर बीज पत्रों का क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है। ये देखिए आपको 2 जो खांचे दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, ये जो भाग है ये क्या आगे चलकर बीज के अंदर क्या बनाएंगे, भ्रूण के बीज पत्रों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। बीज के अंदर किसका निर्माण करेंगे, ये बीज पत्र कहलाते हैं। और बीज पत्र के जो आधारीय भाग होता है, आपको जो खांच दिखाई दे रही है ये खांच आगे चलकर इस खांच के नीचे कुछ उत्तक स्थित होते हैं, वो आगे चलकर किसका निर्माण करते हैं, परांकुर का। मतलब तने भाग का जो बीज आप रोपित करोगे और बीज जब अंकुरित होकर ऊपर की तरफ जो परांकुर निकलता है या जो प्रोहद या जो तना भाग जो अपना निकलता है वो किसके द्वारा निकलता है, इस भाग के द्वारा निकलता है। मतलब बीज पत्र के नीचे जो खांच आपको दिखाई दे रही है, ये जो 2 बीज पत्र बने हैं इसके नीचे जो खांच है इस खांच के द्वारा आगे चलकर किसका निर्माण होता है, परांकुर भाग का निर्माण होता है। और एक बात ध्यान रखना कि जो ये तो हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर भ्रूण का निर्माण कर रहे हैं, जिसके अंदर कितने बीज पत्र बनते हैं, 2 बीज पत्र बनते हैं। जो आप क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, जो आवर्त बीजी पादप होते हैं, जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं वो 2 भाग में बटे होते हैं, एक तो होते हैं द्विबीजपत्री पादप और एक होते हैं एक बीजपत्री। तो ये जो भ्रूणीय परिवर्तन है वो हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, 2 बीज पत्रों का निर्माण होगा। और ये जो परांकुर भाग होता है ये इस बीज पत्रों के आधारीय भाग पर क्या होता है, स्थित होता है। आधारीय व पार्श्व भाग के अंदर,
पर जो एक बीजपत्री जो पादप होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक बीजपत्र बनेगा, जैसे उदाहरण देते हैं मक्का का, उसके अंदर जो भ्रूण होता है या सॉरी जो प्रांकुर भाग होता है वो कहाँ की तरफ स्थित होता है, पार्श्व की तरफ स्थित होता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखना। और जो अपना नीचे का जो उत्तक है ये क्या निर्माण करेगा आगे चलकर, मूलांकुर का, जिससे आगे चलकर किसका निर्माण होता है, मूल भाग का निर्माण होता है। और नीचे की तरफ जो आधार्य कोशिकाएं जो विभाजन कर करके आगे चलकर किसका निर्माण करती है, निलंबक का निर्माण करती है। और ये निलंबक होता है अपना 8 से 10 कोशिकाएं निलंबक बन जाता है। 8 से 10 कोशिकाएं इस प्रकार से क्या होती है, व्यवस्थित होती है। और निलंबक की जो आधार्य कोशिका होती है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। निलंबक की आधार्य जो कोशिका होती है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। फूल कर क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और फूल कर बड़ी होने से इसके अंदर होता क्या है, निलंबक भ्रूण को, ये जो ऊपरी जो भाग अपना जो भ्रूण बना है, ये भ्रूण है, इस भ्रूण को हमने अंदर की तरफ क्या बनाया था, भ्रूण पोष। जैसे मान लीजिए आपको जो डॉट डॉट भाग दिखाई दे रहा है ये तो क्या अपना बीजांड का है। और इसके अंदर हम एक और संरचना इसके नीचे स्तर बनाते हैं, वो कौन सी बनती थी, अपनी भ्रूण पोष, मतलब एंडोस्पर्म। तो ये जो एंडोस्पर्म के जो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, अवशेष दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो परिवर्धित होता हुआ भ्रूण है उसने भ्रूण पोष का ये जो एंडोस्पर्म है उससे क्या किया है, पोषण प्राप्त किया है, जिससे ये जो भ्रूण पोष होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये अपना क्या बन जाता है, एक परिपक्व भ्रूण बन जाता है। अब ये आपको बीजांड कैसा दिखाई दे रहा है, प्रतीप बीजांड है। कौन सा बीजांड है, प्रतीप बीजांड। तो प्रतीप बीजांड होने के कारण इसमें क्या होती है, वृक्कता उत्पन्न होती है। और वृक्कता उत्पन्न होने के कारण जो भ्रूण होता है उसमें भी क्या होने लगती है, जैसे जैसे ये परिवर्तित होता है इसके अंदर वृक्कता क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए आधार्य कोशिकाओं से किसका निर्माण हुआ, निलंबक का, जो किसकी तरफ स्थित थी, बीजांड द्वार की तरफ। और जो भ्रूणीय कोशिका थी उसके अंदर किसका निर्माण हुआ, भ्रूण का निर्माण हुआ। तो ये था अपना भ्रूण का परिवर्धन। ये जो ऊपरी जो भाग है वो क्या है, अपने बीजपत्र। नीचे यहाँ पर कौन सा भाग बनता है, प्रांकुर भाग, जिससे आगे चलकर प्रोह का निर्माण होता है। नीचे की तरफ अपना क्या बनता है, मूलांकुर भाग, जो आगे चलकर क्या बनाता है, मूल का निर्माण करता है। ठीक है भाई। और बीज पत्र का जो ऊपरी जो भाग होता है ये कहलाता है बीज पत्रोपरिक। ये भाग कहलाता है बीज पत्रोपरिक। और नीचे का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, बीज पत्राधार। ठीक है भाई, जो आगे चलकर प्रागैगा तंत्र भ्रूण विभजोतक का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यह था अपना भ्रूण का परिवर्धन। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब आपको नोट्स दिए जाए, नोट्स तैयार करें आप, तो इसकी साथ साथ में क्या बना लीजिए, डायग्राम को इससे बना लीजिएगा। तो एक बार इसका नोट्स कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बीज का परिवर्धन। अब हम बात करते हैं कि जो भ्रूण बन चुका है, भ्रूण बनने के बाद में जो बीजांड होता है उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो आपने बीजांड की जब संरचना देखी है तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि बीजांड की जो संरचना है ये अपना क्या है, बीजांड वृंत। ये भाग हो गया अपना हाइलम या नाभिका। और इससे ऊपर के जो भाग है वो बाह्य अध्यावरण। ये भाग अपना अंतःध्यावरण। इसके अंदर अपने भ्रूण का निर्माण हो चुका है। ये अपना क्या बन चुका है, यहाँ पर भ्रूण बन चुका है। और भ्रूण के बनने के बाद में अब बीज, जो बीजांड है वो बीज के अंदर किस प्रकार से परिवर्तित होता है। हम देखते हैं कि जो बीजांड होता है उसका जो अध्यावरणीय जो भाग होता है, अध्यावरण कितने पाए जाते हैं बीजांड के अंदर, 2, बाह्य अध्यावरण व अंत्य अध्यावरण। ये आगे चलकर बीज चोल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कि भ्रूण के अंदर तो हमने पढ़ा था बीज पत्र बनते हैं, इसके अंदर क्या बनते हैं, बीज पत्र बनते हैं। ठीक है भाई। और जो बाह्य अध्यावरण में अंत्य अध्यावरण ये क्या बनाते हैं, बीज चोल का निर्माण करते हैं। जो बीज को क्या करते हैं, जो बीज का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसका ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मतलब
जब भ्रूण परिवर्तित हो जाता है तो बीजांड के अंदर भी परिवर्तन आना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो जो अध्यावरण होता है वो किस में बदल जाता है, बाह्य अध्यावरण तो बदल जाता है बाह्य बीज चोल के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। और जो अंत अध्यावरण होता है वो बदल जाता है अंत बीज चोल के अंदर। ठीक है भाई, तो ये बीज चोल का क्या कर लेते हैं, अध्यावरण निर्माण कर लेते हैं। अंत बीज चोल को हम कहते हैं टैगमेन। तो टेस्टा जो होता है वो बीज चोल का जो खाने योग्य जो भाग होता है, ये क्या होता है, एक खाने योग्य भाग भी होता है, इसको खाया भी जाता है, किसको, बाह्य बीज चोल को। दूसरा होता है बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत आगे चलकर किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज व्रंत के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। हाइलम, रेफे व बीजांड द्वार। हाइलम, रेफे व बीजांड द्वार, इनके अंदर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, और विशेष परिवर्तन नहीं होने के कारण इसके जो उत्तक होते हैं उसके अंदर परिपक्वता आनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। मतलब ये भी बीज के साथ साथ के इसके जो उत्तक है वो क्या होने लगते हैं, परिपक्व होने लगते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं परिभाषाओं की या कुछ प्रकारों की, जो आपको पेपर के अंदर एक एक नंबर में पूछ सकते हैं। तो पहला है अपना परिभ्रूणपोष। परिभ्रूणपोष के अंदर हम क्या करते हैं कि जो बीजांड काय है, हमने देखा बीजांड काय का जो कुछ भाग है, अगर वो बीज के अंदर शेष बच जाता है, वैसे तो कई पादपों, अधिकतर पादपों के अंदर जो बीजांड काय है उसका क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। जो भ्रूणपोष जब बनता है, हमने बात की थी 3 भ्रूणपोषों की, केंद्रकीय, कोशिकीय व हेलोबियल। जब ये भ्रूणपोष होते हैं तो इनके अंदर क्या बनते हैं, चूसकांग बनते हैं। मतलब भ्रूण को भी पोषण के लिए, पोषण मतलब अगर भ्रूण को पूर्ण रूप से पोषण उपलब्ध कराना है तो भ्रूणपोष क्या करता है, चूसकांग विकसित करता है। और ये चूसकांग किसके अंदर धस जाते हैं, अध्यावरण के अंदर धस जाते हैं, और उससे क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। जिससे जो बीजांड काय में धस जाते हैं और उससे क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। और समय के साथ बीजांड काय क्या होने लगता है, समाप्त होने लगता है। और जब बीजांड काय समाप्त होना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, बीज के अंदर से हट जाता है। और हटने से जो इसके अंदर क्या बचता है, शेष सिर्फ भ्रूणपोष बचता है। अब मान लीजिए कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके जो बीज होता है उसके अंदर क्या होता है, बीजांड काय कुछ क्या रह जाता है, शेष रह जाता है भ्रूणपोष के चारों तरफ। मतलब एंडोस्पर्म के चारों तरफ बीजांड काय कुछ मात्रा में क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। तो ऐसे बीजों को हम कहते हैं परिभ्रूणपोषी। ठीक है, परिभ्रूणपोष कहते हैं किसको, बीजांड काय का जब शेष भाग किसके अंदर रह जाता है, बीज के अंदर। तो ये उदाहरण है इसका काली मिर्च। जो काली मिर्च होती है उसके अंदर जो बीजांड काय है उसका कुछ भाग क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। मतलब भ्रूणपोष के द्वारा पूर्ण रूप से उसका क्या नहीं होता, अवशोषण नहीं होता है। नेक्स्ट है एरिल। एरिल क्या होता है, बीजांड के चारों तरफ एक मासल आवरण पाया जाता है। मतलब कई बीज होते हैं उनके जो बीजांड होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, एक मासल आवरण पाया जाता है। बीजांड के चारों तरफ एक मासल आवरण पाया जाता है जिससे हम क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। ये कई बार मतलब ये जो परिभाषा है इनमें से आपको बोर्ड के अंदर एक एक नंबर की क्या करते हैं, पूछ सकते हैं भी एरिल क्या है, परिभ्रूणपोष क्या होता है, तो ये ध्यान में रखना। तो बीजांड के चारों तरफ मासल आवरण क्या कहलाता है, एरिल किसके अंदर पाया जाता है, लीची के अंदर पाया जाता है। ये मतलब लीची के अंदर जो आप भाग खाते हो, लीची के अंदर जो खाने योग्य जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, एरिली कहलाता है। दूसरा भाग आता है केरेंकल। केरेंकल क्या होता है, बीजांड द्वार छोर की तरफ एक सफेद रंग की क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, केरेंकल कहते हैं। मतलब जो आपका बीजांड द्वार ये जो भाग है बीजांड का, यहाँ पर एक सफेद रंग की क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, केरेंकल कहते हैं। इसका उदाहरण है यूफोर्बिएसी कुल के जो पादप होते हैं उसके अंदर बीजांड द्वार की तरफ एक सफेद रंग की क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जैसे अरंडी। नेक्स्ट है ओपरकुलम। ओपरकुलम के जो क्या होता है, ओपरकुलम के अंदर जो बीजांड द्वार ये जो छोर होता है उसके ऊपर एक प्याले नुमा क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। ये प्याले नुमा संरचना क्या कहलाती है, ओपरकुलम कहलाती है। और किसके अंदर पाई जाती है, एक बीजपत्री पादपों के अंदर ये पाई जाती है। अब देखते हैं अभ्रूणपोषी व भ्रूणपोषी बीज। अब बात करते हैं अभ्रूणपोषी व भ्रूणपोषी। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा कि बीजांड काय का कुछ भाग बीज के अंदर क्या रह जाता है, शेष रह जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोषी। उसी समय क्या होता है, मान लीजिए भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष जो अपना बना है, एंडोस्पर्म जो अपना बना है, इसका कार्य क्या है, भ्रूण को पोषण देना। अब मान लीजिए भ्रूण इसका पूर्ण रूप से क्या नहीं कर पाता,
इससे पोषण प्राप्त नहीं कर पाता, और जो बीज होता है उसके अंदर ये कुछ मात्रा में क्या रह जाता है, शेष रह जाता है, मतलब पूर्ण रूप से अपना जो एंडोस्पर्म है वो समाप्त नहीं होता और बीज के अंदर क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। अगर भ्रूणपोष बीज के अंदर शेष रह जाता है तो ऐसे बीजों को हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। इसके उदाहरण है मक्का, बाजरा व अरहर। इनके अंदर ये क्या होता है, भ्रूणपोष पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लिया जाता। जो अपना भ्रूण होता है, इस भ्रूण के द्वारा भ्रूण के चारों ओर कुछ मात्रा में भ्रूण क्या रह जाता है, भ्रूणपोष जो एंडोस्पर्म शेष रह जाता है। तो ऐसे बीजों को हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, मक्का, बाजरा व अरहर। अब मान लीजिए भ्रूण के द्वारा मतलब जब भ्रूण का परिवर्धन हो रहा था उस समय अगर भ्रूण पोष का या जो एंडोस्पर्म है उसका भ्रूण के द्वारा पूर्ण रूप से अपघटन कर दिया जाता है या उससे पोषण प्राप्त कर लिया जाता है, मतलब इसके अंदर भ्रूणपोष है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसे बीज को हम क्या कहते हैं, अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। ठीक है भाई, अभ्रूणपोषी बीज या द्विबीजपत्रियों के अंदर जैसे मटर, मूंगफली व चना, ये इसके क्या है, उदाहरण है। इनके अंदर क्या हो जाता है, बीज के अंदर भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है। तो ऐसे बीजों को हम कहते हैं अभ्रूणपोषी बीज। ये तो यह छोटी छोटी परिभाषाएं जो आपको पूछी जा सकती है। डायग्राम के अंदर भी आप सही से बना के देख सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए भ्रूण है, अब मान लीजिए इसके चारों तरफ अगर भ्रूणपोष थोड़ी मात्रा में अगर शेष रह गया तो जो बीज बनता है उसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी। अब ये भ्रूणपोष अगर यहाँ से हट गया, मतलब भ्रूण के द्वारा पूर्ण रूप से अवशोषित कर लिया गया, इसको पोषण में उपयोग में ले लिया गया, तो ये क्या कहलाता है, अपना अभ्रूणपोषी। अब भ्रूणपोष मान लीजिए समाप्त हो गया, परंतु मान लीजिए इसके चारों तरफ जो बीजांडकाय होता है उसके कुछ मात्रा क्या रह गई, उपस्थित रह गई, तो ये क्या होता है, परिभ्रूणपोषी कहलाता है। अब मान लीजिए भ्रूणपोष की मात्रा शेष भी रह जाए, जब बीज का अंकुरण होता है तो उस समय इस भ्रूणपोष का क्या कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है भ्रूण के द्वारा। तो ये भ्रूणपोष उस समय भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर मान लीजिए भ्रूणपोषी जो बीज होते हैं, जब बीज अंकुरित होता है तो इनके अंदर भी भ्रूणपोष का क्या कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है पोषण के अंदर। ठीक है भाई, तो ये था अपना बीज का निर्माण। अब बीज के निर्माण के बाद हम पढ़ते हैं फल का परिवर्धन। भी फल किस प्रकार से बनता है। ये जो अपना अंडाशय भाग है, अंडाशय आगे चलकर किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। अगर निषेचन के बाद अगर अंडाशय किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है, तो उसे हम कहते हैं वास्तविक फल या सत्य फल। मतलब अपना जो बीजांड था वो तो किस में परिवर्तित हो गया, बीज के अंदर। बीजांड तो किस में बदल गया, बीज में। अब अंडाशय की जो भित्ति होती है वो आगे चलकर किसका निर्माण करती है, फल का निर्माण करती है। फल के अंदर जो आप गूदेदार जो भाग खाते हो, वो जो भाग होता है वो किसके द्वारा बनता है, अंडाशय की भित्तियों के द्वारा बनता है। अगर निषेचन होता है, निषेचन के बाद अगर जो अंडाशय वो फल के अंदर परिवर्तित हो जाए तो ऐसे फल को हम क्या कहते हैं, वास्तविक फल। कई पादपों के अंदर क्या होता है, जो बाह्य दल व दलपुंज होते हैं, बाह्य दल व दलपुंज, ये क्या करते हैं, फल के निर्माण में सहायक होते हैं। बाह्य दलपुंज व दलपुंज के द्वारा, बाह्य दल व दलपुंज, इनके द्वारा अगर फल का निर्माण होता है तो ऐसे फल को हम कहते हैं आभासी फल। ऐसे फल को हम क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। अगर मान लीजिए फल का निर्माण बिना निषेचन होता है, फल का निर्माण बिना निषेचन होता है, तो ऐसे फल को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन। मतलब ऐसे फल निर्माण की क्रिया को कहते हैं हम अनिषेक फलन। और इस अनिषेक फलन के द्वारा जो फल बनता है उसे हम कहते हैं अनिषेक फल कहते हैं, अनिषेक
फल कहते हैं। मतलब अगर पुष्प के अंदर निषेचन की क्रिया न हो और बिना निषेचन की क्रिया के किसका निर्माण हो, फल का निर्माण हो, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फल। और ये अगर अनिषेक फल है मतलब यहाँ पर निषेचन नहीं हुआ तो कौन नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेगा, और बीज नहीं बनेगा तो ये जो अंडाशय की जो भित्ति होती है वो डायरेक्ट किसके अंदर परिवर्तित हो जाए, फल के अंदर परिवर्तित हो जाए। तो इस घटना को हम कहते हैं अनिषेक फलन, और जो फल बनता है उसे हम कहते हैं अनिषेक फल। इसका उदाहरण है अंगूर व केला। ठीक है भी, इनके अंदर आप देखते हैं इसके अंदर आपको बीज दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो बिना निषेचन अगर अंडाशय किसका निर्माण कर रहा है, फल का निर्माण कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं अनिषेक फलन। अब कई बार क्या होता है, पुष्पों के अंदर जो अनिषेक फलन है उसका क्या किया जाता है, मतलब फल निर्माण को प्रेरित किया जाता है कई हार्मोन के द्वारा, जैसे ऑक्सिन व जिब्रेलिन। इन हार्मोनों के द्वारा अंडाशय के द्वारा क्या निर्मित करवाया जाता है, फल निर्मित करवाया जाता है। मतलब फल निर्माण को क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है मनुष्य के द्वारा। तो इस प्रकार के फलन को हम कहते हैं प्रेरित अनिषेक फलन। ठीक है भी, ये हार्मोन के द्वारा है, कई रसायनों के छिड़काव के द्वारा इसके अंदर जो अंडाशय होता है इसके अंदर फल निर्माण की क्रिया करवाई जाती है, जैसे ऑक्सिन व जिब्रेलिन। ये भी आपको बोर्ड में पूछते हैं कि भाई अनिषेक फलन जो प्रेरित जो अनिषेक फलन होता है उसके अंदर जो हार्मोन है वो कौन से काम में ले जाता है, तो ऑक्सिन व जिब्रेलिन के द्वारा। ऑक्सिन व जिब्रेलिन इसके ऊपर छिड़काव किया जाता है, जिससे जो आगे चलकर किसका निर्माण होता है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो ये जो अपना चैप्टर वो आज यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो हम देखते हैं पीडी एकांतरण। ये मैंने आपको 11th क्लास के अंदर भी बताया था, पीडी एकांतरण। पीडी एकांतरण देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, जो अपने आवर्त बीजी पादप होते हैं, आवर्त बीजी पादप मतलब पादपों के अंदर दो अवस्थाएं पाई जाती है, एंजियोस्पर्म के अंदर भी इसके अंदर पाई जाती है। एक तो बीजाणुद्भिद, दूसरी होती है युग्मकोद्भिद। इसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट, इसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट। बीजाणुद्भिद जो प्रावस्थाएं होती है वो आवर्त बीजी पादपों में क्या होती है, दीर्घकालिक होती है, दीर्घकालिक। ठीक है भाई, लंबे समय तक होती है। और इसके ऊपर जो युग्मकोद्भिद है वो क्या रहता है, निर्भर रहता है। इसके ऊपर क्या रहता है, युग्मकोद्भिद निर्भर रहता है। इसकी जो अवस्था होती है वो होती है द्विगुणित, मतलब 2n। इसके जितने भी कोशिकाएं होगी सारी की सारी क्या होगी, द्विगुणित होगी। और इसकी जो प्रारंभिक कोशिका है, मतलब बीजाणुद्भिद जहां से शुरू होता है वो कहलाती है आपकी, इसकी जो आप पहचान कर सकते हो वो होती है इसके अंदर, जैसे इसके अंदर जड़, तना व पत्तियां क्या होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं युग्मकोद्भिद की। युग्मकोद्भिद क्या होता है, अब जो अपनी युग्मकोद्भिद प्रावस्था होती है इसकी जो प्रथम कोशिका वो होती है लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु। आपने देखा लघु बीजाणु जनन के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, गुरु बीजाणु जनन के द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये आगे चलकर बनाते हैं परागकण, जिसके अंदर क्या बनते हैं, नर युग्मक। और इसके द्वारा आगे चलकर किसका निर्माण होता है, अंड कोशिका का। और अंड कोशिका का निर्माण होने के बाद इन दोनों के आगे चलकर इन दोनों में क्या होता है, निषेचन होता है। और निषेचन के द्वारा किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज कैसी अवस्था है भाई, द्विगुणित अवस्था है। और जो नर युग्मक है वो कैसी है, अगुणित। अंड कोशिका भी कैसी थी, अगुणित। अपने जो लघु बीजाणु बने थे वो कैसे थे, अगुणित। गुरु बीजाणु भी कैसे थे, अगुणित थे। तो इसके अंदर निषेचन हुआ, निषेचन होने के बाद क्या अवस्था बनी, युग्मनज। तो युग्मनज जो होती है वो बीजाणुद्भिद की क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है। युग्मनज क्या होती है, बीजाणुद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, जहां से बीजाणुद्भिद प्रावस्था क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। और जैसे आपने देखा युग्मनज आगे चलकर किसका निर्माण करता है, भ्रूण का। और भ्रूण आगे चलकर किसके अंदर बनता है, बीज के अंदर। और बीज अंकुरित होता है। भ्रूण के अंदर आपने देखा दो भाग थे, परांकुर भाग, परांकुर भाग से क्या निकलेगा, तना। और मूलांकुर भाग से निकलती है अपनी जड़ें। तो आगे चलकर ये जो भ्रूण है वो किस में परिवर्तित हो जाता है,
बीजाणुविद में परिवर्तित हो जाता है, और बीजाणुविद पर फिर दोबारा क्या बनता है, पुष्प बनते हैं। पुष्प के अंदर परागकोश में बनते हैं परागकण। मतलब जो युग्मकोद्भिद परावस्था है वो किस पर आश्रित होती है, बीजाणुविद पर, और ये क्या होती है, अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक मतलब कुछ समय पश्चात जो युग्मकोद्भिद है वो किस में बदल जाते हैं, बीजाणुविद में। तो इसमें ये क्या चलता है, क्रम चलता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई। तो आगे ये जो आपका चैप्टर है वो अब क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर।